नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संविधान को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का जो पितृ संगठन है, यानी जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि ये संविधान में जो इसकी प्रस्तावना में सेक्युलर और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं, उनको हटाने के लिए एक बार बहस होनी चाहिए, उनकी फिर से समीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि ये दोनों शब्द संविधान के 42वें संशोधन में जोड़े गए थे। उनका ये कहना है कि इसको तब जोड़ा गया जब इमरजेंसी लगी हुई थी 1976 में, लेकिन अब इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है या इस पर चर्चा की जानी चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने ज़बरदस्त प्रतिक्रिया की है और कहा है कि ये उसी सोच को दिखा रहा है जिस सोच के तहत संविधान को बदलने की भारतीय जनता पार्टी की इच्छा रहती है और जिसके तहत 400 सीट की इच्छा जताई गई थी और 400 सीट लोकसभा चुनाव में पाने की कोशिश की गई थी। तो एक बार फिर इस संविधान को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और दूसरी तरफ इधर ईरान में वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खamenei, उनका एक बयान आया है, महत्वपूर्ण बयान, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस्राइल और अमेरिका दोनों की जो कोशिशें थी ईरान के ख़िलाफ़, उसको पूरी तरीके से उन्होंने नुकसान हुआ है या उस अपनी कोशिशों में वो नाकाम साबित हुए हैं। एक तरीके से जिस तरह से ईरान में जश्न, जीत का जश्न बन रहा है, उसकी पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान ने इस्राइल और अमेरिका दोनों को अलग अलग मोर्चों पर जो एक साथ लड़ाई की कोशिश कर रहे थे, उनको हराया है। उनका बयान इस सीज़ फायर की जो कथित तौर पर सीज़ फायर हुआ है उसकी घोषणा के बाद पहली बार ये बयान आया है आयतुल्ला अली खamenei का, जो सुप्रीम लीडर है, और सुप्रीम लीडर भी हैं वहाँ के और सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी हैं। महत्वपूर्ण बयान है क्योंकि अमेरिका की ओर से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उनको नष्ट कर दिया गया। हालांकि वहीं के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय की एक रिपोर्ट लीक हुई जिस पर बवाल मचा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा पूरी तरह से गलत है और ईरान के परमाणु ठिकानों को कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन बात अभी शुरुआत करते हैं संविधान से, जिसको लेकर ज़बरदस्त विवाद छिड़ गया है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उन आरोपों से घिर गई है कि वो संविधान को बदलना चाहती है। अमलेंदु जी, जिस तरह से दत्तात्रेय होसबोले का ये बयान आया है, आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फ्रंट में आकर इस तरह के बयान नहीं देती है, लेकिन वो अपने जो उससे जुड़े हुए संगठन है या उससे जुड़ी हुई संस्थाएँ हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके ज़रिए ये बात बार बार कहलवाने की कोशिश करती है। देखिए समीर जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो भी आरएसएस का ही जो मंतव्य है उसको कहती है, और भारतीय जनता पार्टी का स्वतंत्र कोई अस्तित्व है ही नहीं। वो जो भी कुछ है वो सब कुछ आरएसएस की बदौलत है। तो आरएसएस जो कह रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की ही मंशा है, इसको साफ तौर पर समझना चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले सिर्फ आरएसएस के महासचिव नहीं हैं, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी को देखते भी हैं, मतलब उसके इंचार्ज भी हैं एक तरीके से कहा जाए। तो दत्तात्रेय होसबोले ने जो कहा है वो भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा जो दिया गया लोकसभा चुनाव के दौरान, उसको आगे बढ़ाता हुआ दिखता है। और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि संविधान में जो समाजवाद और पंथनिरपेक्ष जैसे शब्द रखे गए, ये चूंकि इमरजेंसी में रखे गए। और उन्होंने जो कहा समीर जी, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसका उनका तात्पर्य राहुल गांधी से ही था। और उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये आपातकाल लगाया वे संविधान को हाथ में लेकर घूम रहे हैं। उन्हें इसके लिए देश से माफ़ी नहीं मांगी है, उन्होंने इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आपके पूर्वजों ने ऐसा किया है तो उनकी ओर से माफ़ी मांगिए, ये उनका कहना था। और जो कहना था उन्होंने ये कहा कि इस पर कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, बाद में उन्हें हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए कि उन्हें ये रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, यानी साफ तौर पर संविधान को बदलना चाहिए। इसको लेकर अब अपना मंतव्य आरएसएस ने स्पष्ट कर दिया है। एक तरीके से अब खुलकर आरएसएस भारत के संविधान के खिलाफ मैदान में उतर आया है
और भारत के संविधान को बदलने के लिए ताल ठोक रहा है आरएसएस खुलकर, ये अब कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, इसको अब दत्तात्रेय होसबोले के बयान को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है कि किस तरह से ये आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की जो एक मंशा है उसको कैसे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर पंथ निरपेक्ष और जो समाजवादी दोनों शब्द हैं, यानी सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द, ये 42वें संशोधन के जरिए 1976 में जोड़े गए थे। लेकिन आपको याद होगा कि 1978 में जब सरकार बदली, इमरजेंसी खत्म हुई और कांग्रेस पार्टी की हार हुई इंदिरा गांधी की, उसके बाद जो जनता पार्टी सरकार बनी उसने 42वें संशोधन की तमाम उन बातों को बदल दिया, पलट दिया। संविधान का फिर से संशोधन हुआ जिसको 44वां संशोधन कहते हैं, और उसमें उसने जिन जो आपत्तिजनक चीजें थी, जिनको लेकर आपत्तियां थी 42वें संशोधन में, उन तमाम बातों को फिर से पलट दिया, यानी संविधान में फिर से संशोधन किया गया। लेकिन पंथ निरपेक्ष और सेक्युलर शब्दों को जो जोड़ा गया था, इनको लेकर जनता पार्टी की सरकार ने भी कुछ नहीं किया, और उसके बाद भी गैर कांग्रेस सरकारें रही हैं, और खासतौर पर 2014 के बाद से तो बहुमत की सरकार रही जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुमत रहा। उसके बावजूद इस पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन 2024 में जब 400 पार के नारा देने के बावजूद वहां तक नहीं पहुंची है, तो अब ये इन बातों का उल्लेख करना कि इनको बदला जाना चाहिए या इन पर चर्चा की जानी चाहिए, इसको लेकर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि इनकी जरूरत क्यों है। और अगर आप बदलना चाहते थे तो आपको उस तरह का संविधान संशोधन विधेयक लेकर आना चाहिए था। पिछले लगातार आप 3 बार से सरकार में हैं, और इससे पहले की 2 बार आपके पास खुद का बहुमत था। और दूसरी बात समीर जी की आपने जो जिक्र किया, 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, उस जनता पार्टी की सरकार में जनसंघ शामिल हो गया था जनता पार्टी में, यानी आरएसएस उस सरकार में शामिल था। तब आपने इस पे कोई आपत्ति नहीं चलाई क्योंकि तब आपकी औकात नहीं थी, यही शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा। जब आपकी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तब भारतीय जनता पार्टी का जो आर्थिक सिद्धांत था उसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी समाजवाद को अपनाती है। तो भाई भारतीय जनता पार्टी ने काहे को गांधीवादी समाजवाद अपनाया था अपना स्थापना के समय? जवाब देना चाहिए। अटल जी तो नहीं रहे लेकिन अडवाणी जी हैं अभी। जवाब ले लें नरेंद्र मोदी अडवाणी जी से कि भारतीय जनता पार्टी जब स्थापना कर रहे थे तब गांधीवादी समाजवाद काहे शामिल कर रहे थे? तो ये दोहरा चरित्र जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, ये सामने खुलकर आ रहा है। लेकिन इनकी मंशा शुरू से समीर जी, जब संविधान लागू हो रहा था तब भी ये संविधान के खिलाफ खड़े हुए थे, तब भी इन्होंने पंडित नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर को गालियां दी थी खूब जमकर, और इस संविधान का विरोध किया था, कहा था कि मनुस्मृति जो है उसको संविधान होना चाहिए, ये इन लोगों का कहना था। आज ये अब खुलकर जो है संविधान के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के आधिकारिक जो उसका एक्स हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, उससे एक ट्वीट किया गया है और उसमें लिखा गया है कि आरएसएस बीजेपी की सोच ही संविधान विरोधी है। अब आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना में बदलाव करने की मांग की है। होसबोले का कहना है संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाया जाए। यह बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की वो साजिश है जो आरएसएस बीजेपी हमेशा से रचती आई है। जब संविधान लागू हुआ था तब आरएसएस ने इसका विरोध किया था, संविधान को जलाया था। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे थे कि हमें संविधान बदलने के लिए संसद में 400 पार सीट चाहिए। आखिर में जनता ने इनको सबक सिखाया। एक बार फिर ये अपनी साजिशों में लग गए हैं, लेकिन कांग्रेस किसी कीमत पर इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। जय संविधान, ये ट्वीट किया गया है कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से, और इसको लेकर कई बयान आ रहे हैं विपक्षी नेताओं की तरफ से। पहले सुनते हैं कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, और ये संविधान बदलने की जो साजिश की बात की जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए और आरएसएस के लिए, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि वो साजिश एक बार फिर बेनकाब हुई है दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान के बाद। सुनते हैं पहले जयराम रमेश को क्या कह रहे हैं वो। और क्या हम लोग ऐसे लोकतंत्र बन गए हैं? पार्लियामेंट का नजरअंदाज है, राजनीतिक पार्टियों सर्वदलीय बैठकों का नजरअंदाज हो रहा है, प्रधानमंत्री मौन व्रत नहीं छोड़ते, और हमें सुनना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। वॉशिंगटन से आते हैं जो निर्णय ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, व्यापार समझौता के बारे में, हमें सुनना पड़ता है राष्ट्रपति ट्रंप के मुंह से। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। ये हमारे लोकतंत्र पर अपमान है, पार्लियामेंट पर अपमान है, राजनीतिक पार्टियों पर अपमान है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं पार्टियों को विश्वास में लेते?
प्रधानमंत्री क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाते? और ये व्यापार समझौते को लेकर इसके पीछे राज क्या व्यापार समझौता है? आपने क्या निर्णय लिया है? व्यापार समझौता का माने क्या है कि आयात और निर्यात ना, क्या हम हमारी आयात। तो ये जयराम रमेश हालांकि ये बात उस पर कर रहे हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार युद्ध विराम कराने की क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन जयराम रमेश ने संविधान को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये उस साजिश को एक बार फिर बेनकाब करता है दत्तात्रेय होसबोले का ये बयान जो बीजेपी और आरएसएस करना चाह रहे हैं, यानी संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। 400 पार का नारा दिया था लेकिन 400 पार के बहुत करीब भी नहीं पहुंच पाए और अब इस तरह की बातें धीरे धीरे उनके मुंह से निकल रही हैं कि 400 पार नहीं कर पाए, उसको पार करने के बाद हम क्या क्या करना चाहते थे। एक बार सुनते हैं कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी को भी। और कांग्रेस पार्टी अब जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे पर बीजेपी को और आरएसएस को घेर रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जब संविधान लागू हुआ, संविधान जब बन रहा था, तब भी आरएसएस के लोग उसके खिलाफ थे। भारतीय जनता पार्टी तो तब बनी नहीं थी, लेकिन उसका जो पितृ संगठन है आरएसएस वो उसके खिलाफ रहा और संविधान में वो मनुस्मृति की बातों को शामिल करने की मांग कर रहा था। सुनते हैं प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। एक बार फिर 2022 में जो साजिश थी चुनाव में, अब की बार 400 पार, संविधान अंबेडकर का बदलने का एक जो इरादा था जनता ने नकार दिया, लेकिन कहीं न कहीं वो पीड़ा दत्तात्रेय जी की जुबान पर आ गई, वो हिडन एजेंडा आ गया। अरे भारत का संविधान तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पूरी की पूरी सोशलिज्म और गांधीयन प्रिंसिपल पे आधारित है, तो क्या उसे समाप्त करके अब गोडसे का सिद्धांत लाया जाएगा? क्या अब भारत की 140 करोड़ को समता का अधिकार, समानता का अधिकार न करके एक दुनिया बसाई जाएगी पूंजीवादियों की, बड़े लोगों की? आज संविधान बदलो, कल रिजर्वेशन खत्म करो, और इसी तरीके से ये चाहते हैं कि मुट्ठी भर लोगों के हाथों में अधिकार आ जाए। मैं बधाई दूंगा भारत की जनता को जिसने 2024 में इसे नकारा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अंबेडकर के संविधान के लिए लड़ती रहेगी, संघर्ष करती रहेगी, लोगों के हकों को लागू रहे ये प्रयास करती रहेगी। तो आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान ने एक बार फिर संविधान को लेकर बहस तेज कर दी है। और इधर बीच चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद से ही राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जगह जगह संविधान सम्मेलन कर रहे हैं, संविधान बचाने की बातें की जा रही हैं विपक्षी दलों की ओर से। लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा बहुत एक तरीके से कह लीजिए कि हावी हुआ था, उसका नुकसान उठाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने इस बात को पब्लिकली कहा था कि 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है ताकि संविधान को बदला जा सके। वो उतनी सीटें नहीं आ पाई, 400 सीटें नहीं आ पाई, लेकिन क्या क्या बदलाव किए जाने थे वो बातें धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं। यही कहना है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के का यही कहना है, पूरे विपक्ष का यही कहना है कि चूंकि ये संविधान बदल नहीं पाए और इनकी औकात नहीं थी संविधान बदल पाने की, तो बदल नहीं पाए और 400 पार ये इसलिए मांगते थे ताकि संविधान को बदला जाए और मनुस्मृति को लागू किया जाए। लेकिन वो स्थितियां भी नहीं बनी थी। अब ये फिर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे इनकी मंशा स्पष्ट हो रही है कि संविधान को किस तरीके से बदलना चाहते हैं। जयराम रमेश जो कांग्रेस के महासचिव संचार हैं, उन्होंने भी इसको लेकर काफ़ी तगड़ा हमला जो है वो बोला है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आरएसएस ने कभी भी भारत के संविधान को पूरी तरह स्वीकार ही नहीं किया। और ये बात सच समझ में आती है कि भारत के संविधान को आरएसएस स्वीकार नहीं करता है, चूंकि ये लगातार जो है राष्ट्रीय ध्वज को भी स्वीकार नहीं करते थे। 52 साल तक इन्होंने तिरंगे झंडे को अपने दफ्तर पर नहीं फहराया। ये सब चीज़ें हैं और ये सब कहा जाए कि जो प्रमाणित दस्तावेज हैं उनमें ये सारी बातें हैं। समीर जी बिल्कुल, जयराम रमेश का ट्वीट एक बार उसकी जो मुख्य बातें हैं आपको बता दें। उन्होंने लिखा है कि आरएसएस ने कभी भी भारत के संविधान को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। 30 नवंबर 1949 से ही उसने डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू और संविधान निर्माण से जुड़े अन्य लोगों पर हमले किए। स्वयं आरएसएस के शब्दों में यह संविधान मनुस्मृति से प्रेरित नहीं था। आरएसएस और बीजेपी ने बार बार नए संविधान की मांग उठाई है। 2024
2024 के लोकसभा चुनाव में यही प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी नारा था, लेकिन भारत की जनता ने इस नारे को निर्णायक रूप से खारिज कर दिया। फिर भी संविधान के मूल ढांचे को बदलने की मांग लगातार आरएसएस इकोसिस्टम द्वारा की जाती रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं 25 नवंबर 2024 को उसी मुद्दे पर एक फैसला सुनाया था, जिसे अब एक प्रमुख आरएसएस पदाधिकारी द्वारा फिर से उठाया जा रहा है। क्या वे कम से कम उस फैसले को पढ़ने का कष्ट करेंगे? और इसका उस जो फैसला है मुख्य न्यायाधीश का सुप्रीम कोर्ट का, उसको उन्होंने इसमें ट्वीट में अपने लिखा हुआ है, उसको टैग किया हुआ है। तो अब एक इस मुद्दे को, चूंकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इसको संविधान इस सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में मूल ढांचे के रूप में इसको स्वीकार किया गया है, लेकिन उस मूल ढांचे को भी बदलने की बात की जा रही है। जिस मूल ढांचे को बदला यानी उसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले में कही गई है, केशवानंद भारती के मामले में 1973 के, और उसके बाद भी कई फैसलों में मूल ढांचे का जिक्र आया है। लेकिन अब इस प्रस्तावना में जो समाजवादी और सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष जो शब्द जोड़े गए हैं, उसको हटाने की मांग और उसको हटाने पर चर्चा करने की मांग आरएसएस की ओर से की गई है। इसको लेकर अब विवाद एक बार फिर छिड़ गया है। संविधान को बदलने की साजिश करने का, संविधान को बदलने का आरोप जो बीजेपी पर, सरकार पर लग रहा है, वो एक बार दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान से पुष्ट होता दिखाई पड़ रहा है कि संविधान में ये सरकार क्या क्या बदलना चाहती है। हाँ बिल्कुल, ये सरकार जो है वो संविधान बदलना चाहती है, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर ही रही है, उनको अपने तरीके से ढाल ही रही है। ये आरोप विपक्ष लगाता रहता है, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन अब संविधान को बदलने के लिए खुलकर जो है अब ये बातें करने लगे हैं। अब नई बात ये है, अभी तक चोरी छुपे लुके छुपे बातें होती हैं, लेकिन अब जो है वो लगातार बात इस पर संविधान बदलने की हो रही है। और जिस कार्यक्रम में दत्तात्रेय होसबोले मौजूद थे समीर जी, वो कार्यक्रम जो था वो उस कार्यक्रम में नितिन गडकरी भी मौजूद थे, और नितिन गडकरी के साथ साथ उस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार जो हैं राम बहादुर राय और पूर्व भाजपा नेता के.एन. गोविंदाचार्य भी पैनल में थे। और राम बहादुर राय की टिप्पणी पर पहले काफ़ी ज़्यादा बवाल हो चुका है, जिसमें उन्होंने कहा था कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा था। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था। उसके बाद जो थे वो उनको एक तरीके से अपनी टिप्पणी वापस लेनी पड़ी थी राम बहादुर राय साहब को, तो वो इसमें मौजूद थे। तो समझा जा सकता है कि असली मसला इनका क्या है, और इनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान और जो संविधान के मूल तत्व हैं उनसे चिढ़ क्यों है, ये साफ तौर पर समझ में आता है। जी बिल्कुल, इसको लेकर अब बहुत सारी बातें, चूंकि ये कहा जा रहा है कि जब संविधान बदलने लायक सीटें नहीं मिली जो कि बीजेपी ने उम्मीद कर रखी थी, उसके बाद फिर अब वो अपने उन चीज़ों को क्या बदलना चाहते थे, इसका मकसद क्या था, 400 पार पाने का मकसद क्या था, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं। एक बार सुनते हैं सीपीएम के नेता हन्नान मोल्ला क्या कह रहे हैं। और अब ये मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है कि संविधान को बदलने की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कोशिशें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं, अभी भी वो जारी है। भले ही 400 सीट नहीं मिली है, लेकिन कोशिशें अभी भी ऐसी हो रही हैं कि कैसे कुछ चीज़ों को बदला जाए, या उनकी मंशा धीरे धीरे जाहिर होती जा रही है कि संविधान में किस तरह का बदलाव करके वो इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, अपने हिसाब से दोबारा लिखना चाहते हैं। क्योंकि एनडीए की जब पहले सरकार बनी थी अमलेंदु जी, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, तब भी संविधान समीक्षा आयोग बना था, और वो आयोग भी इसीलिए बना था कि संविधान की समीक्षा की जाए और ज़रूरी बदलाव किए जाएं। उस वक्त भी आरोप लगे कि एनडीए सरकार यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वो संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। और 2024 में लोकसभा चुनाव में ये तो साफ तौर पर नारा ही दिया गया था, और उस नारे का मतलब बताया गया कि इसका मकसद ये है कि संविधान को बदला जाए, संविधान में अपने हिसाब से पूरी तरह से बदलाव कर दिए जाएं। सुन लेते हैं हन्नान मोल्ला को, सीपीएम के नेता। Who is talking this rubbish? They are every day raping on the Indian Constitution. They are destroying the basic structure of the Constitution. Federal character is being attacked. Public civil rights are under attack. Oppositions are all wide attacked by government machinery, and every day people are in that is gagging. The undeclared emergency they are maintaining in the country. What's their emergency? Now, earlier we know emergency is wrong, so we are suffering. We don't know, without knowing that is emergency, we are suffering. It is much more suffering. So it is just an excuse of the
incapable and who are just supported emergency. Devaras wrote 3 letters. Devaras, RSS leader, wrote 3 letters to Indira Gandhi for excusing them, RSS, from the arrest. So this is their character. They have no right to talk all this rubbish. तो ये हन्नान मोल्ला कह रहे हैं कि जब इमरजेंसी की बात करते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी लगी थी तो इमरजेंसी का किस तरीके से समर्थन किया था आरएसएस ने, जिसके महासचिव दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि जब ये संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए, उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी। इमरजेंसी को लेकर संजय राउत ने भी हमला बोला है आरएसएस पर खास तौर पर, और ये कहा है कि वो उस वक्त उसका समर्थन कर रहे थे और अब उस समय के जो संशोधन किए गए हैं उनको लेकर वो चाह रहे हैं कि उसको बदला जाए। लेकिन उसके पहले भी उनकी विचारधारा का समर्थन करने वाली पार्टियां सरकार में रही हैं, तब उन्होंने ये बात नहीं कही है। एक बार सुनेंगे संजय राउत को भी क्या कह रहे हैं और किस तरह से इमरजेंसी को लेकर उन्होंने आरएसएस को जबरदस्त तरीके से घेरा है। बाला साहेब देवरस ने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को पूरा समर्थन दिया था, वो पूरा डॉक्यूमेंट सामने है। इंदिरा गांधी ने संविधान के अधीन रहकर इमरजेंसी लागू की थी। जैसे आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी, वैसे नहीं थी। बाला साहेब देवरस ने आपातकाल को समर्थन दिया था। या अगर किसी को उसके डॉक्यूमेंट चाहिए तो मेरे पास है, मैं उनको दे सकता। तो आरएसएस ने समर्थन किया था, वही बात कह रहे हैं संजय राउत भी, जो हन्नान मोल्ला कह रहे थे, सीपीएम के नेता। और यही बात बार बार कही जाती है कि आरएसएस ने तो इमरजेंसी का समर्थन किया था और अब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी उसको बता रहे हैं दुनिया की जो युवा है, भारत का युवा है, भारत के लोगों को जानना चाहिए कि इमरजेंसी में किस तरह की दिक्कतें हुई थी। इमरजेंसी को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो तो घोषित इमरजेंसी थी, जैसा कि संजय राउत कह रहे हैं कि संविधान के प्रावधानों के तहत वो इमरजेंसी लगाई गई थी, लेकिन इस समय तो अघोषित इमरजेंसी है, यानी उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति इस समय है, जो जैसा कि संजय राउत कह रहे हैं। लेकिन संविधान की प्रस्तावना में जो 42वें संशोधन में जोड़े गए धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हैं, उनको लेकर दत्तात्रेय होसबोले का ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। और अमलेंदु जी, इसको लेकर 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात कही थी, और काफ़ी उन्होंने तो बहुत तल्ख लहजे में ये बात कही थी कि संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये बात वो कह रहे थे, उस समय बहुत सारे ऐसे लोग भी वहाँ मौजूद थे जो खुद को समाजवादी कहते हैं, और उसमें इमरजेंसी के दौरान वो जेल भी गए हुए थे। लेकिन जब इसकी आलोचना हो रही थी और समाजवादी शब्द को शामिल करने की बात की जा रही थी, उस समय उनका विरोध नहीं दिखाई पड़ा। हाँ, देखिए, असल में ये इन समाजवादियों का भी ये दोहरा चरित्र है समीर जी, कि अधिकांश समाजवादी जो है जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर और कहिए कि नीतीश कुमार तक, ये सब भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू बन गए जा करके। तो और ऐसे समय में बताया जाता सब जॉर्ज फर्नांडिस इमरजेंसी के खिलाफ थे, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस इमरजेंसी के खिलाफ थे, लेकिन 2000 के गुजरात के दंगों के बाद जॉर्ज फर्नांडिस क्या कह रहे थे? तो जॉर्ज फर्नांडिस को उसी रूप में याद किया जाएगा जो 2002 के दंगों के बाद जॉर्ज फर्नांडिस कह रहे थे। तो ये असली इनका चाल चरित्र चेहरा जो इनका भी सामने आ जाता है, नीतीश कुमार से लेके और जॉर्ज फर्नांडिस तक का सामने, मतलब बार बार जो है आता रहता है। तो ये है। तो लेकिन अब इन समाजवादियों को बोलना चाहिए था जिस समय ये सब बातें की जा रही थी, समाजवाद हटाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर करारा पलटवार किया। उन्होंने भी इसको लेकर किया है। लालू प्रसाद यादव की तफसीर पलटवार इस पर आते रहे हमेशा। ये संघी जब समाजवाद को लेकर बातें करते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि इन संघियों को ये बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने गांधीवादी समाजवाद क्यों शब्द इस्तेमाल किया था जब स्थापना अपनी कर रहे थे कि गांधीवादी समाजवाद को अपनाएंगे।
तो ये संघियों को बताना चाहिए कि भारत के संविधान से आप समाजवाद हटाना चाहते हैं, लेकिन अपनी आप जब स्थापना करते हैं तब गांधीवादी समाजवाद आप लाना चाहते हैं। वही तो बात हो रही कि जब आपके पास बहुमत था तो आपने उसकी चर्चा नहीं शुरू की कि हटाना है कि नहीं हटाना है। हाँ, जब चर्चा थी तब आपने इसकी शुरुआत नहीं, तब आपने शुरू नहीं की, लेकिन अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि आप इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, कह ही नहीं रहे। इसके लिए बाकायदा याचिका संघ के लोग दाखिल करते हैं, जो जिस याचिका का हवाला दे रहे हैं जयराम रमेश चंद्रचूड़ ने, जिस पर अपनी बहुत सख्त टिप्पणी की थी फैसला देते हुए, और कि पंथ मतलब धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जो है संविधान के मूल तत्व हैं, इसको नहीं बदला जा सकता। तो ये और इसी तरीके के प्राइवेट मेंबर बिल राकेश सिन्हा लेकर आते हैं। तो ये सारे लोग जो जिस तरीके से करते रहते हैं, अरे भाई आप अगर संविधान के खिलाफ हैं तो भारतीय जनता पार्टी खुलकर कहे ना कि संविधान के खिलाफ है, बदलेगी संविधान को, शर्मा क्यों रहे हैं? जो बात दत्तात्रेय होसबोले खुलकर कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कहने में दिक्कत क्या है? खुलकर कहे कि संविधान को बदलना है। दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं, आरएसएस कह रहा है खुलकर संविधान के खिलाफ है, आप भी कहिए संविधान के खिलाफ है। बिल्कुल सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर अगर ये पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने हैं तो जब आप बहुमत में रहे तो आपने क्यों नहीं हटाया, और अभी भी अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप उस पर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन ये आरोप भी लगते हैं कि बीजेपी में कुछ बातें, उसकी मंशा कुछ दूसरे लोगों के जरिए दर्शाई जाती हैं, और ये भी पता लग जाए कि हम करना क्या चाहते हैं, लेकिन उस पर आरोप भी न लगने पाए, और उसी के तहत ऐसा माना जा रहा है कि दत्तात्रेय होसबोले का ये बयान आया है। खैर, अब इस पर जो भी हो, लेकिन चर्चा बहुत गंभीर हो गई है। बीजेपी पर आरोप एक बार फिर और तेजी से लग रहे हैं कि कैसे वो संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। संविधान में जो तमाम मूल अधिकार और चीज़ें दी गई हैं आम नागरिकों को, आम लोगों को, उनको कैसे ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। ये आरोप उसके ऊपर बहुत पहले से लग रहे हैं, और तमाम घटनाओं से ये सारी चीज़ें दिखाई भी पड़ती रहती हैं। अक्सर कई बार ऐसा होता है, लेकिन अब एक बार जब आरएसएस की तरफ से ही इसको लेकर एक बड़ा बयान आया है, तब ये चर्चा कहीं और गंभीर हो जाती है। और इधर बीच जो एक बड़ा आरोप लगता रहा है सरकार पर और चुनाव आयोग पर कि वो किस तरीके से सरकार के साथ मिलकर पूरी की पूरी चुनावी मशीनरी को प्रभावित कर रहा है, लोकतंत्र को ही प्रभावित कर रहा है, लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है, उस पर बहस फिर तेज हो गई है। चुनाव आयोग कह रहा है कि फिर से उसने जवाब दिया है कि विपक्ष के सारे आरोप गलत हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से हम प्रमाणों के आधार पर, तमाम डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम अपने आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग उस तरह से उन आरोपों को क्यों खारिज नहीं कर रहा है। और इसको लेकर भी एक बार बहस तेज हो गई है, और चुनाव आयोग किस तरीके से घिरा हुआ है हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद, उसके बाद अपनी सफाई जरूर दे रहा है, लेकिन सफाई में वही बातें कह रहा है जो पहले कहता रहा है कि विपक्षी दल झूठ बोल रहे हैं, गलत बता रहे हैं। हाँ, सफाई में यही कहता रहा है कि विपक्षी दल झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, लेकिन अब जो नया उसका एक आया है नियम, उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है कि बिहार में किस तरीके से वोटर को नाम जोड़ने के लिए क्या क्या सबूत चाहिए और उनको नागरिकता अपनी सिद्ध करनी होगी। इसको लेकर बहुत इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इस पर जो है बवाल मचा हुआ है, और इस पर समीर जी कांग्रेस ने अपना एक वक्तव्य जो है वो जारी किया है, और ये उसका कहना है कांग्रेस का कि ये आदेश जारी देकर चुनाव आयोग ने मान लिया है कि जो मतदाता सूची हैं उनमें गड़बड़ियां हुई हैं, और ये विशेष गहन पुनरीक्षण एक खतरनाक चाल साबित हो सकती है जो बिहार में करने जा रहे हैं। ये उसका पूरा वक्तव्य जो है ये है कि भारत के चुनाव आयोग ने 24 जून 2005 को एक अधिसूचना जारी कर बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने की घोषणा की है। इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग हर घर जाकर पहचान और निवास प्रमाण पत्र की जाँच के बाद सभी पात्र मतदाताओं का फिर से नामांकन करेगा। आसान शब्दों में कहें तो चुनाव आयोग मौजूदा मतदाता सूची को पूरी तरह से रद्द कर नई सूची बनाने जा रहा है। यह चुनाव आयोग की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि भारत की मतदाता सूचियों में सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक वही बात जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी बार बार सबूतों के साथ महाराष्ट्र के उदाहरण से कहते आए हैं। और इसको लेकर अमलेंदु जी, ये तृणमूल कांग्रेस ने भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रतिक्रिया दी है। तृणमूल कांग्रेस की नेता, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस जो मतदाता सूचियों को पुनरीक्षण की बात की जा रही है, नए सिरे से बनाने की बात की जा रही है, और कैसे वो गहन परीक्षण के नाम पर तमाम जो वोटर्स हैं उनको हटाने की एक साजिश की जा रही है, जो विपक्ष का आरोप है, उसको लेकर उन्होंने भी बयान दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बयान माना जा रहा है। एक बार सुनते हैं क्या कहा है ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस नए फरमान पर।
ইলেকশন কমিশন থেকে দুটো লেটার আমাদের কাছে তো এসছে, ন্যাচারালি অন্য পলিটিক্যাল পার্টির কাছেও ডেফিনেটলি যাবে। যদিও এটা বিহারকে কেন্দ্র করে এটা দিয়েছে, কিন্তু ইট উইল বি অ্যাপ্লিকেবল ফর অল থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি, সেটাও বলে দিয়েছে। ডিক্লারেশন ফর্ম করেছে একটা ভোটার লিস্টের নাম তুলতে গেলে, সেটা কি অ্যানেক্সচার ডিতে ডিক্লারেশন ফর্ম। I was born in India between 1/7/1987 and 2/12/2004, মানে 1947 সাল থেকে কোনো কাউন্ট হবে না। তাতে বলছে ডকুমেন্ট যেগুলো দিতে হবে, প্রোভাইড এনি ডকুমেন্ট। तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि बिहार से ये जो सिलसिला शुरू किया जा रहा है, टेस्टिंग की जा रही है, वो पूरे देश में लागू होगा और पेरेंट्स का ब्यौरा लिया जा रहा है, उनकी नागरिकता का ब्यौरा लिया जा रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नया फॉर्मेट बनाया गया है और इस तरीके से लाखों लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश की जा रही है। ममता बनर्जी का ये कहना है कि चुनाव आयोग के नए मतदाता सूची नियमों पर के जो नए फॉर्म हैं उसमें माता पिता दोनों के जन्म प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, जिससे लाखों लोगों का वोट देने का अधिकार छिन सकता है। बिहार में शुरू हुई ये बात साफ है कि पूरे देश पर लागू होगी। क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करने या इसे दबाने की कोशिश है? बहुत सारे लोगों के पास जो स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं, जिनके माता पिता, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र बहुत मुश्किल है कि होगा, क्योंकि जो फॉर्मेट जिस तरीके का वो बनाया गया है, जो विपक्षी दलों का कहना है कि उस आधार पर वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाएंगे और नहीं दिखा पाएंगे तो मतदाता सूची से बाहर कर दिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मतदाता सूची से बाहर कर दिए जाएंगे और उसमें जो शर्त रखी गई है कि 1987 से पहले जो पैदा हुए हैं वो अपने माता और पिता दोनों का जन्म प्रमाण पत्र दिखाएं, तब उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में जुड़ेगा। और ये एक बड़ा खतरनाक चीज़ जो है वो है। एक पहली बात तो समझिए यही है कि चुनाव आयोग जो है वो नागरिकता तय करने वाली संस्था नहीं है जी। नागरिकता चुनाव आयोग तय नहीं कर सकता, तो चुनाव आयोग किस तरीके से इसको कर रहा है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये अब आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अदालतों की भी अब जो स्थिति है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और अभी एक याचिका जो थी वो जो वंचित बहुजन अघाड़ी हैं उसके अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर, उन्होंने चंद्रकांत अहीर के माध्यम से याचिका डाली थी बॉम्बे हाई कोर्ट में कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में शाम 5:59 के बाद जो 76 लाख वोट पड़े, तो वो 76 लाख वोट एकदम से तो पड़ नहीं गए होंगे, तो उसकी जो टोकन जारी किया जाता है 6 बजे के बाद जो लाइन में लगता है उसको, वो टोकन कितने जारी किए गए और किन किन लोगों को जारी किए गए ये उपलब्ध कराया जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और ये खारिज कर दी कि ये कानूनी तौर पर वैध नहीं है। इस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं प्रकाश अम्बेडकर और वो न्यायपालिका पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन अगर चुनाव आयोग के पास ये डाटा नहीं है कि उसने 76 लाख लोगों को किन किन को दिया वो टोकन, तो क्यों ना ये माना जाए कि ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। तो हम उनको सुन भी सकते हैं, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन लेते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। प्रकाश अम्बेडकर ने बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं और महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी और बाद भी लगातार मतदाता सूची को लेकर गंभीर आरोप लगाते रहे और आरोप लगाने के पीछे उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारे तथ्य वो पेश किए हैं। और चूंकि उनकी याचिका जब खारिज हुई तो एक बार फिर उन्होंने वो सवाल अपने दोहराए हैं कि आखिर इतने ज़्यादा उस 5 बजे के बाद इतने मतदाता कैसे बढ़ जाते हैं। इसका चुनाव आयोग ने अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। सुन लेते हैं प्रकाश अम्बेडकर को क्या कह रहे हैं। पिटिशनर यही कह रहा है कि भी अगर इतनी ही गैर कानूनी अगर पिटीशन है तो ये गैर कानूनी कैसी है ये बताओ। जब इलेक्शन कमीशन खुद ही कह रहा है कि भैया वक्त होने के बाद 76 लाख मतदान हो गया है, इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि भैया खुद कह रहा है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है जो रखने चाहिए, और इसको अगर आप कहेंगे कि फ्रिवलेस पिटीशन है तो मैं यही कहूंगा कि जो चोरी हुई है ये जजमेंट जो है उन चोरों को जो है पनाह दे रही है। सवाल ये है उसमें सवाल ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का डेटा आता है उसी पर ही सवाल उठाए जाएंगे। लोकसभा के वक्त जो है इलेक्शन कमीशन का कहीं भी डेटा ये नहीं कहता है कि 6 बजे के बाद हुआ है। कोर्ट अपनी बात ना करे, जो तथ्य है उस तथ्यों पर ही जजमेंट आना चाहिए। और तथ्य यह है कि इलेक्शन कमीशन खुद कबूल कर रहा है कि वक्त
खत्म होने के बाद 76 लाख वोट हो चुका है। जो कतार में थे वो लोग आखिर में आए। सब कतार में आए वो लोग बराबर है, लेकिन उनको भी वोट देने का एक नियमावली इलेक्शन कमीशन ने खुद बनाई है और यह कहा है कि जब तक उसके पास स्लिप नहीं है कि वो कतार में खड़ा है तब तक उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर पर यह जिम्मेदारी डाल दी है उन्होंने कि ये स्लिप जो है वो आपको संभालना है और इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना है। अगर ये इस बात इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आप इसको फ्यूवलेस कैसा कहेंगे? ये फ्यूवलेस कैसा है? इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर कोर्ट को लगता है फ्यूवलेस तो उन्होंने फाइन लगाना चाहिए था। तो इसको लेकर उनकी याचिका, चूंकि प्रकाश आंबेडकर की याचिका खारिज हो गई है, वो सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसे अवैध हो सकती है और इसको लेकर क्यों तथ्य नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास खुद इस बात की जानकारी नहीं है कि जो वोटर्स की संख्या इतनी बढ़ रही है वो कहां से आ रहे हैं। और यही सवाल तो पूछा जा रहा है और चुनाव आयोग जब भी जवाब दे रहा है तो उसका एक लाइन का जवाब होता है कि विपक्ष के आरोप पूरी तरीके से गलत है। पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की बात की जा रही है। वोटर लिस्ट में नामावली, नाम डालने से लेकर नाम खारिज करने से लेकर नाम हटाने से लेकर और मतदान के दौरान भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। ईवीएम का ये आरोप लगातार बने ही हुए हैं। इन सब के बावजूद एक बार फिर चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों को नकारने लगा है और विपक्ष अब एक बार फिर कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि कैसे नए फॉर्मेट के अनुसार मतदाता सूची बनाने के लिए जो नया फॉर्मेट इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें लाखों लोगों का नाम हटाने की साजिश रची जा रही है मतदाता सूची से। हाँ बिल्कुल, मतदाता सूची से लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। आरोप ये है कि बिहार में ऑलरेडी 4 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। तो ये एक नया तरीका निकाला गया है कि जो दलित, वंचित और पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं उनको वोट डालने ही ना दिया जाए और बीजेपी की सरकार बनवा ली जाए। ये आरोप विपक्ष की तरफ से लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई चुनाव आयोग जो है कोई संस्था नहीं है कि जो नागरिकता को तय करे, तो चुनाव आयोग कैसे कह सकता है कि ये प्रमाण पत्र लाओ। यानी ये एनआरसी लागू करने का जो तरीका है वो क्या चुनाव आयोग के जरिए एनआरसी लागू कराई जा रही है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव आयोग को संचालित कर रही है। समीर जी बिल्कुल, चुनाव आयोग को संचालित कर रही है। यही आरोप बार बार लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ये दोनों मिलकर पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ही जीतना है हर राज्य में। और कुछ जगहों पर जानबूझकर ये होता है कि विपक्ष की जीत करा दी जाती है ताकि इस पर आरोप न लगे। ऐसे आरोप विपक्ष के लगा रहे हैं और इन आरोपों के साथ में, इन आरोपों के पक्ष में विपक्ष तमाम दस्तावेज भी प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन उन दस्तावेजों को भी, उनका भी जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं मिल रहा है और अब लगातार घिरता चला जा रहा है। नए फॉर्मेट बनाए जा रहे हैं। इतने ज़्यादा मतदाता सूची में कुछ जगहों पर बहुत सारे आरोप हैं जिनकी चर्चा भी हम लगातार यहाँ पर कर चुके हैं कि कैसे महाराष्ट्र में, हरियाणा में एक एक जगह पर नए नए लोग उसमें जोड़ दिए गए जिनका अस्तित्व ही नहीं है और जो वास्तव में मतदाता हैं उनमें लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इस तरह के आरोपों का सामना कर रहा है चुनाव आयोग, लेकिन चुनाव आयोग का साफ तौर पर कहना है कि सारे आरोप गलत है, झूठ है और चुनाव आयोग के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देने लगते हैं, वो उसके समर्थन में उतर आते हैं। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग के समर्थन में भाजपा उतर ही नहीं आती समीर जी, बल्कि खुलकर जो है ये कहने लगती है कि चुनाव आयोग पर आरोप गलत है। राहुल गांधी अगर चुनाव आयोग को लेकर कोई लेख लिखते हैं तो उसके जवाब में चुनाव आयोग की टिप्पणी तो नहीं आती है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का लेख आ जाता है तुरंत। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है परेशानी क्यों होती है चुनाव आयोग पर कोई सवाल अगर उठते हैं। इसका मतलब जो विपक्ष जो आरोप लगाता है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की द्रोही संधि है, क्या वो वास्तव में कोई द्रोही संधि है? तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। तो चुनाव आयोग अपनी क्या रक्षा करने में और अपने ऊपर लग रहे आरोपों को जवाब देने में सक्षम नहीं है, ये सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल, ये सवाल उठ रहे हैं और लगातार सवालों के घेरे में है चुनाव आयोग। अब उससे जिस तरीके से खारिज कर रहा है विपक्ष के आरोपों को, तो विपक्ष भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है और कह रहा है कि इन सारे जो हमारे आरोप हैं, हमने जो सवाल पूछे हैं, उनका जवाब दिया जाए। और इधर ईरान और इस्राइल के बीच जिस तरह से सीज फायर हुआ है, लड़ाई रुकी है और ईरान उसको अपनी जीत समझ रहा है,
पहली बार आयतुल्लाह अली खमेनी जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने बयान जारी किया है और कहा है कि हमने इस्राइल और अमेरिका दोनों को सबक सिखाया है। इस्राइल और अमेरिका के दोनों जगह के राष्ट्राध्यक्ष यानी बेन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में घिरे हुए हैं। वहाँ की आंतरिक राजनीति में विपक्षी दल वहाँ पर हमलावर हैं और दूसरी तरफ ईरान में जश्न मन रहा है जीत का। हालांकि जीत किसकी हुई इसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान इसको अपनी जीत बता रहा है और ये भी कह रहा है कि उसने कैसे अमेरिका और इस्राइल दोनों को सबक सिखाया है। हाँ बिल्कुल, साफ तौर पे कह रहे हैं खामेनेई कि हमने ज़ायोनिस्ट शासन और अमेरिका दोनों को सबक सिखाया और अमेरिका को ये बता दिया कि अगर आप हम पर हमला करेंगे तो आपके जो सैन्य अड्डे हैं वो हमारी मिसाइल्स की रेंज में हैं, हम उनको तबाह कर सकते हैं। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो यहाँ ईरान को तोड़ना चाहता था और इजराइल ईरान को तोड़ना चाहता था, लेकिन हमने उनको सबक अच्छी तरीके से सिखा दिया है और उन्होंने अपनी सेना का और अपने नागरिकों का बहुत शुक्रिया अदा किया। कल उन्होंने एक अपना वीडियो मैसेज जारी किया। अभी तक ये कहा जा रहा था कि खामेनेई जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहे जब से सीज फायर हुआ है, तब से छिपे हुए हैं इस्राइल की तरफ से कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा था, लेकिन खामेनेई जो है कल अपने वीडियो संदेश के साथ आए हैं और उन्होंने जिस तरीके से बातें रखी हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने साफ तौर पर जो कहा समीर जी, उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा, इसने अल उदीद एयरबेस पर हमला किया, उसे नुकसान पहुंचाया जो इस क्षेत्र में अमेरिका के प्रमुख ठिकानों में से एक है। यह भी कहा उन्होंने खामेनेई ने कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है कि यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति के मुंह से निकलने के लिए बहुत बड़ा था। यह तथ्य है कि इस्लामिक रिपब्लिक के पास क्षेत्र में प्रमुख अमेरिकी केंद्रों तक पहुंच है और जब भी वह आवश्यक समझे कार्रवाई कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात है, भविष्य में भी ऐसी कोई कार्रवाई दोहराई जा सकती है। यदि आक्रमण होता है तो दुश्मन को निश्चित रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप को संदेश दिया खामेनेई ने और इनके खामेनेई के संदेश के बाद डोनाल्ड ट्रंप की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, बल्कि जो उसकी प्रेस सचिव है कैरोलिन क्या जो है वो कह रही है कि हम ईरानी शासन के साथ लगातार संपर्क में, ये उनका कहना है। और इसके साथ साथ जो है वो और भी उन्होंने काफी कुछ बातें कही हैं। अब इसने जो खमेनेई का ट्वीट है उसको भी हम देखें कि हिंदी में भी ट्वीट कर रहे हो लगातार खमेनेई आजकल। हिंदी में कम ट्वीट किए उन्होंने ना किए, लेकिन वो हिंदी में भी ट्वीट कर रहे हैं और हिब्रू में तो उन्होंने कई ट्वीट अपने पिछले दिनों में इस युद्ध के दौरान किए ही। वो भी लिख रहे हैं कि ज़ायोनी शासन को पता होना चाहिए कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर हमला करने से उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लगभग 90 मिलियन लोगों का राष्ट्र ईरान एक साथ खड़ा है और सशस्त्र बलों की कार्रवाई का समर्थन किया। ईरानी राष्ट्र ने इस घटना में अपनी महानता और असाधारण चरित्र का प्रदर्शन किया। इसने दिखाया कि जब जरूरत होगी इस राष्ट्र से एकजुट आवाज सुनी जाएगी। ईरानी राष्ट्र विजयी है और ईश्वर की कृपा से विजयी रहेगा। ये अपनी विजय की बात और जिस तरह से वहां पर लगातार जश्न मन रहा है, जीत का जश्न मन रहा है, उससे भी ये देखने में आ रहा है कि तीनों देशों की जो जनता है वो भी इसको किस तरीके से ले रही है। ईरान की जनता इसको अपनी जीत के रूप में ले रही है, लेकिन इस्राइल और अमेरिका में इस तरह से इसको नहीं लिया जा रहा है। हमलेदू जी, वहाँ की जनता अपनी सरकार के खिलाफ उठ खड़ी हुई है, पूछ रही है कि आखिर इस युद्ध से आपको हासिल क्या हुआ। दोनों ही देशों में, इजराइल में भी और अमेरिका में भी, जनता जो है वो अपनी सरकारों के खिलाफ खड़ी हुई दिखाई पड़ती है और वहाँ सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष भी वहाँ सवाल उठा रहा है कि भाई 12 दिन के इस युद्ध का नतीजा क्या निकला, किस बात पर आपने सीज फायर किया। जैसे हमारे यहाँ सीज फायर पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मोदी जी जब पाकिस्तान को घर में घुसकर भारत मार रहा था और उसके 300 किलोमीटर अंदर उसके नूर खान एयरबेस जो है उसको तबाह कर दिया था, तो उस समय आखिर क्या आवश्यकता थी कि सीज फायर किया गया, ये जवाब दिया जाए। यहाँ सवाल जो पूछे जा रहे हैं, इसी तरीके से इजराइल में और अमेरिका में सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई 12 दिन के इस युद्ध का नतीजा क्या है, सीज फायर क्यों किया गया। क्या आपने जो पहले लक्ष्य बताए थे कि साहब ईरान में रिजीम चेंज करना है वो हो गया, कि आपने कहा था कि उनका परमाणु जो कार्यक्रम है वो उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया जाएगा, क्या वो हो गया। क्या वो उसने आपसे माफी मांग ली, अब उसने कोई वायदा कर दिया कि परमाणु कार्यक्रम नहीं करेगा, जबकि उसने साफ सीधी चुनौती दी थी कि सरेंडर कर दीजिए, अनकंडीशनल सरेंडर, ये लिखा था अनकंडीशनल सरेंडर, तो उसको धता बता दी और उसी समय खामेनी ने ट्वीट करके कहा कि होश में रहो, ये ईरान है, कोई सरेंडर नहीं होगा। और होश में आ भी गए ट्रंप साहब। जैसे ही मार पड़ी, मतलब ईरान ने जैसे ही मारा उनके एयरबेस को अमेरिका कतर में, उसके बाद तुरंत ट्रंप साहब होश में आ गए, तुरंत जो था सीज फायर की घोषणा कर दी। तो ये सवाल उठ रहे हैं। और कल जो जिस तरीके से खुलकर नेतन्याहू के समर्थन में आए
ट्रंप, और उन्होंने जो बातें कही उससे साफ तौर पर लगता है कि ट्रंप स्वीकार कर रहे हैं कि ईरान ने इजराइल को बहुत बुरी तरह मारा है और अगर अमेरिका बचाने नहीं आता तो इजराइल बिल्कुल तबाह हो जाता। ये ट्रंप कल की जो अपने ट्वीट है उनका, वो जो सोशल पर लिखा है उससे जाहिर होता है। और इसको एक आप ये भी देखिए अमलेंदु जी कि एक तो अमेरिका में इस पूरे प्रकरण में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका को कूदने की क्या ज़रूरत थी, और ईरान में आयतुल्ला अली खमेनेई जो सुप्रीम लीडर हैं उनको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। अब जबकि इस मुद्दे को भूलने की कोशिश में लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप, खमेनेई का ये जो बयान आया है ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक तरीके से उनको बता रहा है कि आपको क्या हासिल हुआ, आप भले न उसका जवाब दें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। जो आयतुल्ला अली खमेनेई ने अपना हिंदी में ट्वीट किया है वो लिख रहे हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारी आर्म्ड फोर्सेस की मदद की और वे ज़ायोनियों के अत्याधुनिक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम को पार करने में कामयाब हुई और उनके अनेक नगरीय और सैन्य क्षेत्रों को मलबे में तब्दील कर दिया। इतने शोर शराबे और इतने बड़े बड़े दावों के बावजूद ज़ायोनिस्ट रजीम इस्लामी जमहूरिया ईरान के हमलों से लगभग धराशायी हो गई और उसे कुचल कर रख दिया गया। जाली ज़ायोनिस्ट रजीम पर फतेह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ज़ायोनिस्ट इसराइल के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर अमेरिका के लिए भी उनका ये बयान है और ये उन दोनों देशों में जहाँ की पब्लिक, जहाँ की जनता अपने जो शासनाध्यक्ष हैं उनसे सवाल पूछ रही है कि हासिल क्या हुआ, उसके जवाब में बड़ा महत्वपूर्ण है ये आयतुल्ला अली खमेनेई का ये ट्वीट जिसमें वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिसमें वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और ये साफ तौर पर मतलब जो चुनौती दी है आयतुल्ला खमेनी ने, उन्होंने वो चुनौती यही दी है कि भाई हम आपको चुनौती दे रहे हैं, आप अगर फिर से करेंगे तो हम आपको और तगड़ा जवाब देंगे, ये साफ तौर पर कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि हमने आपको मतलब तोड़ कर रख दिया, इजराइल को और अमेरिका को, दोनों को, और इस पर इजराइल की तरफ से भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। इजराइल की तरफ से भी प्रतिक्रिया नहीं आई। और इस बीच समीर जी, सोमवार को अदालत में पेशी है नेतन्याहू की, नेतन्याहू को जेल भेजा जा सकता है, ये समाचार है और इसीलिए ट्रंप कूदे हैं और ट्रंप साफ तौर पर इजराइल को अब धमकी देते हुए, वहाँ की न्यायपालिका को धमकी देते हुए नजर आते हैं कि हमने ही इजराइल को बचाया ईरान के हमलों से और हम जो हैं नेतन्याहू को भी बचाएंगे, ये घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कल इस बात को हम लोगों ने दिखाया था, बताया था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप वहाँ की इस्राइल की न्यायपालिका को भी एक तरह से धमका रहे हैं, वहाँ की जनता को धमका रहे हैं। हाँ, वो बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ ज़रूर खड़े हैं जिनके खिलाफ वहाँ की जनता है और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की जनता के विरोध का सामना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ईरान और इस्राइल को लेकर ये जो सैयद आयतुल्ला अली खमेनेई का ये ट्वीट है, आज जो उनका बयान आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पिछले कई दिनों से जब से ये युद्ध शुरू हुआ है यानी 13 जून से, उसके बाद ये मुश्किल से दूसरी या तीसरी बार ये बयान आया है और सीज़ फायर के बाद तो पहली बार वो सार्वजनिक रूप से उन्होंने ये बयान दिया है। खामोशी रही जो दावा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की ईरान और इस्राइल को हमने सीज़ फायर के लिए तैयार कर लिया है। ईरान इस्राइल की ओर से उस पर स्पष्टीकरण आया भी, उसकी स्वीकृति आई, लेकिन ईरान की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया, खमेनेई की ओर से कुछ नहीं कहा गया। और तब ये लग रहा था कि खमेनेई को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, कहीं छिपे हुए हैं, बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब एक बार ये बयान देकर उन्होंने एक साबित कर दिया है कि वो कैसे नपा तुला बयान और सही समय पर दे रहे हैं। उस समय ये बयान दे रहे हैं जब अमेरिका और इस्राइल दोनों में जनता अपनी सरकारों के खिलाफ खड़ी दिखाई पड़ रही है और ईरान में इस जीत का जश्न मन रहा है। तो ये दोनों ही देशों के लिए, इस्राइल और अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोनों देश जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दावा कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को तहस नहस कर दिया, उनका दावा पूरी तरह से खारिज कर दिया उन्हीं के रक्षा मंत्रालय ने। दूसरी ओर इस्राइल की ओर से जो ईरान के तमाम परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य कमांडरों को मारने की बात आ रही थी, वो उनमें से कई सैन्य कमांडर ऐसे हैं जो लगातार वहाँ पर सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई पड़ रहे हैं। यानी इन दोनों देशों के दावे भी पूरी तरह से खोखले साबित होते दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इससे दोनों के दावे जो खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं कि दोनों देश किस तरह से खोखले थे। और ट्रंप की पोल तो खुद वहाँ के जो इंटेलिजेंस है पेंटागन की, उसने खोल दी और उसको लेकर जिस तरीके से प्रकाशित किया CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और उसके बाद ट्रंप साहब जो थे काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए भी नजर आए, वो काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। और इधर समीर जी, ईरान ने साफ तौर
पर कहा है कि इजरायली शासन को उसके अपराधों, खासकर ईरानी बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। और जो संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि हैं अमीर सईद इरावानी, उन्होंने कहा कि इजरायली शासन इस बार भी ईरान में बच्चों की हत्या का वही पैटर्न और अभ्यास दोहरा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन को अपने अपराधों, विशेष रूप से बच्चों को निशाना बनाने की नीतियों और प्रथाओं के लिए पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाएगा। और जो उन्होंने कहा, समीर जी आगे उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों के सशस्त्र संघर्ष बच्चों के जीवन के कल्याण को खतरे में डालते हैं, जबकि उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और भविष्य पर दूरगामी अल्पकालिक, दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं। बच्चों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन उन प्रतिबद्धताओं में से एक है जिसका पालन करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इजरायली शासन की बर्बरता इस हद तक है कि बच्चों की लगातार हत्या के कारण एक नया शब्द सामने आया है, जैसा कि मैं उद्धृत करता हूं, घायल बच्चा कोई जीवित परिवार नहीं, जो फिलिस्तीनी अपने माता पिता को संदर्भित करता है जिन्हें मार दिया गया था जबकि उनके बच्चे घायल हुए थे। बहुत एक लंबा चौड़ा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कह रहे हैं कि इजराइल को इसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और ये उन्होंने वहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना बयान दिया है। तो यानी इजराइल और ईरान के बीच समीर जी युद्ध भले ही रुक गया हो, लेकिन जो कूटनीतिक युद्ध है वो जारी है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ एक तरीके से प्रहार करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल नेतन्याहू चूंकि अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा घिरे हुए हैं, चले तो थे निज़ाम बदलने ईरान का, खमेनेई को कुर्सी से उतारने, लेकिन सोमवार को खुद जेल जा सकते हैं और निज़ाम बदल सकता है इजराइल में। तो ये जो है एक तरीके से जो ट्रंप का, और ट्रंप ने कहा भी कल कि हम जो थे ईरान का निज़ाम बदलने गए थे, हम और नेतन्याहू साथ साथ, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये था। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मैं निज़ाम बदलना नहीं चाहता था, और निज़ाम बदलता है तो फिर वो अपने साथ बहुत बुरी चीज़ें लेकर के आता है, ये सारी बातें भी कहीं। लेकिन जो नेतन्याहू के समर्थन में उन्होंने कहा वो साफ तौर पर इशारा ये था कि हाँ, उनका लक्ष्य जो था वो खामेनेई को सत्ता से हटाना था, और इसराइल से हमला इसलिए करवाया गया था। जी बिल्कुल, इसराइल से हमला इसलिए करवाया गया। और खैर ये इसको लेकर इसराइल और अमेरिका के बीच में भी संबंधों में काफ़ी खटास आई, और ये कहा गया कि सीज फायर से पहले नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी बहुत ही तल्ख भाषा में बातचीत हुई है। ये अलग बात है कि उसके बाद जब सीज फायर हो गया तो इसराइल और अमेरिका दोनों के लिए एक तरीके से एक संतुष्टि मिली होगी, क्योंकि ईरान के हमले अगर जारी रहते तो लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही थी और अमेरिकी मीडिया और इसराइली मीडिया के हवाले से आ रही थी कि इसराइल लगातार वहां पर कमज़ोर पड़ता जा रहा है, उसकी जो सैन्य क्षमता है वो दिनों दिन ख़त्म होती जा रही है, और ईरान के हमले जिस तरह से मिसाइल के हमले हो रहे थे उसको वो ज़्यादा दिनों तक नहीं झेल पाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सीज फायर अमेरिका और इसराइल दोनों की फेस सेविंग करने में कामयाब रहा, और ईरान ने न तो उस पर अपनी स्वीकृति दी, और उसका ये कहना भी है उसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं थी, वो तभी हमला करेगा जब उसके ऊपर हमला होगा। पहले हमला उसने किया भी नहीं, लेकिन अगर हमला होगा तो ज़ोरदार तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा। यही बात आज सैयद आयतुल्लाह अली खमेनेई ने एक बार फिर दोहराई है। हाँ बिल्कुल, सैयद आयतुल्लाह खमेनेई ने फिर से ये बात तो दोहराया है कि हम आपको मतलब सबक सिखाएंगे कायदे से, और हमने आपको सबक सिखा दिया है। और ये कहा भी उन्होंने कि जैसे ही अच्छा, इससे पहले जब इस पर हमला किया गया था ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पे, तो IRGC जो उसने जो अपना वक्तव्य जारी किया था और उसने कहा था कि हम आपको इनाम दे रहे हैं, चूँकि हमारा रमज़ान का उसका मुहर्रम का शुरू होने जा रहा है, तो उसकी पूर्व संध्या पर हम आपको ये तोहफा पेश कर रहे हैं कि आपने जो हम पे हमला किया, और ये आप जुआरी हैं, युद्ध की शुरुआत आपने की है, ख़त्म हम करेंगे, समय हम निर्धारित करेंगे, स्थान हम निर्धारित करेंगे। और ये बात सच करके ईरान ने दिखा भी दिया समीर जी। बिल्कुल इसको दिखा दिया, और इसीलिए इस ईरान में इसे जीत के रूप में देखा जा रहा है, और वहाँ की जनता भी ईरान की सरकार के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है, ख़ासतौर से जो सुप्रीम लीडर हैं, धार्मिक नेता हैं आयतुल्लाह अली खमेनेई। लेकिन अमेरिका और इसराइल में इस युद्ध को लेकर ज़बरदस्त नाराज़गी है, वहाँ के राजनीतिक दलों में, विपक्षी पार्टियों में भी और आम जनता में भी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इस युद्ध में सीज फायर के बाद, यानी युद्ध विराम के बाद खमेनेई का जिस तरह का बयान आया है और उन्होंने अपना जो वीडियो जारी किया है, उसको बहुत महत्वपूर्ण इस नज़रिए से देखा जा रहा है। ये इसको लेकर खमेनेई के इस बयान पर अभी तक इसराइल या अमेरिका दोनों की ही प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों को कई बार वो कई तरीके से दोहराते दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो ईरान को लेकर हो, वहाँ तो बदलते हुए दिखाई पड़े, लेकिन भारत के बारे में उन्होंने जो अपनी बात कही है उसको लेकर वो एक भी बार बदलते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। भारत को लेकर उन्होंने एक बार फिर
दोहराया है। अभी 18 बार अब तक शायद कह चुके हैं कि हमने सीज फायर कराया है भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया क्योंकि दोनों ही देश तबाही की ओर बढ़ रहे थे और दोनों देशों को हमने व्यापार का डर दिखाया है। अब उन्होंने एक बार फिर दावा किया है कि चीन के साथ भी और भारत के साथ भी वो बड़ी व्यापारिक डील करने वाले हैं। उसी को लेकर जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है। एक बार सुनेंगे जयराम रमेश क्या कह रहे हैं और भारत की विदेश नीति को लेकर किस तरीके से वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हम लोग ऐसे लोकतंत्र बन गए हैं, पार्लियामेंट का नजरअंदाज है, राजनीतिक पार्टियों सर्वदलीय बैठकों का नजरअंदाज हो रहा है, प्रधानमंत्री मौन व्रत नहीं छोड़ते और हमें सुनना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। वॉशिंगटन से आते हैं जो निर्णय ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, व्यापार समझौता के बारे में, हमें सुनना पड़ता है राष्ट्रपति ट्रंप के मुंह से। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। ये हमारे लोकतंत्र पर अपमान है, पार्लियामेंट पर अपमान है, राजनीतिक पार्टियों पर अपमान है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं पार्टियों को विश्वास में लेते? प्रधानमंत्री क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाते? और ये व्यापार समझौते को लेकर इसके पीछे राज क्या व्यापार समझौता है? आपने क्या निर्णय लिया है? व्यापार समझौता का माने क्या है कि आयात और निर्यात ना। क्या हम हमारी आयात नीति में इतनी भारी परिवर्तन लाने वाले हैं ताकि अमेरिका से हम और चीजें खरीदेंगे? क्या हमारे कृषि क्षेत्र को हम खोलने वाले हैं? क्या हमारे छोटे और लघु उद्योग को जो हम संरक्षण दे रहे हैं उसको हम बंद करने वाले हैं? ये बड़ी व्यापार समझौता की बात जो की है राष्ट्रपति ट्रंप, इसके पीछे राज क्या है, हकीकत क्या है, ये तो बताइए। इतना बड़ा समझौता है, उसकी वजह से आपने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, तो ये सवाल देश उठा रहा है। तो ये सवाल उठा रहा है और ये वास्तव में इस तरह की बातें, चाहे वो सीज फायर की बात हो और इधर बड़े व्यापार समझौते की बात हो, डील की बात हो, तो ये भारत के संबंध में जो कुछ बातचीत हो रही है वो अमेरिका की तरफ से आ रही है। भारत किससे लड़ाई कर रहा है, भारत किससे लड़ाई बंद कर रहा है, रोक रहा है, ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति बता रहे हैं और इसको लेकर पहले भी सवाल उठाए और एक बार फिर अब कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया। हाँ, ट्रंप ने कल ही फिर कहा है और ये उन्होंने साफ कहा है कि अब भारत के साथ एक अच्छी डील होने जा रही है। हाँ। और हमने वार रुकवाया था, ये फिर कहा उन्होंने। तो जो अच्छी डील होने जा रही है जल्दी ही, तो वो डील क्या होने जा रही है, इसी को लेकर जयराम रमेश जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई ट्रंप जब बता रहे हैं कोई डील होने जा रही है तो भारत सरकार क्यों नहीं बता रही कि क्या डील होने जा रही है। ये उनकी तरफ से सवाल है, समझिए। और इस बीच एक खबर और है कि पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि भारत के साथ उसका जो युद्ध हुआ यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने उसको सैटेलाइट से मदद की थी, ये उसने स्वीकार कर लिया है। और दूसरी तरफ ये भी दावा किया है कि ईरान और इजराइल के बीच जो सीज फायर हुआ है वो पाकिस्तान ने रुकवाया, ये उनका दावा है। अब ये पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध रुकवाया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दावा कर चुके हैं, वो तो ये भी कह चुके थे कि ईरान और इजराइल दोनों उसके पास आए, लेकिन ईरान ने तो साफ तौर पर मना कर दिया था और ईरान अभी भी उसको आधिकारिक रूप से सीज फायर नहीं मान रहा है। उसका तो सीधे ये कहना है कि हमारे ऊपर हमला अगर नहीं होगा तो फिर हम किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे। लेकिन अब ये महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान किस तरीके से चीन की मदद का दावा कर रहा है कि भारत से युद्ध के दौरान चीन ने उसकी मदद की। और ये गंभीर सवाल है जो जयराम रमेश उठा रहे हैं कि अमेरिका के साथ बड़ी व्यापारिक डील की खबर अमेरिका के राष्ट्रपति दे रहे हैं, लेकिन भारत की ओर से किसी डील की खबर नहीं दी जा रही है। ये इतनी गुप्त ये सारी चीज़ें क्यों रखी जा रही हैं? वे दूसरे देशों के साथ व्यापारिक समझौते हों या फिर राजनीतिक समझौते हों, वो बिना विपक्ष की को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बिना देश को कॉन्फिडेंस में लिए हुए कैसे किए जा रहे हैं? इस पूरे मुद्दे पर किस तरह से जो सर्वदलीय बैठक बुलाने तक की बातों को नज़रअंदाज कर दिया सरकार ने, खारिज कर दिया, नहीं बुला रहे हैं, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें छिपे तौर पर सरकार कर रही है, जो कि विपक्ष का आरोप है। और निश्चित तौर पर यह दूसरा मामला है। एक तो सीज फायर की सूचना अमेरिका के राष्ट्रपति दे रहे हैं और अब दूसरी बात यह हो रही है कि व्यापारिक डील वो भारत के साथ कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार देश के लोगों को ये जानकारी नहीं दे रही। हाँ, भारत सरकार लोगों को जानकारी नहीं दे रही है। मोदी जी की और
ट्रंप साहब की क्या बातचीत हो रही है ये जानकारी नहीं दी जा रही है। जो जानकारी दी जा रही है ट्रंप उसको तुरंत खारिज कर दे रहे हैं। जैसा कि बताया गया, हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री साहब ने बताया कि 35 मिनट बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी की, और उन्होंने साफ कह दिया कि आपकी कोई भूमिका नहीं है सीज फायर में। उसी शाम उन्होंने ट्रंप ने फिर जो था वो दोहरा दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया, फिर डील का हवाला देके, और अब तो उन्होंने साफ कहा है कि मैंने कहा कि अगर तुम ये बंद नहीं करो, मैंने नरेंद्र मोदी से कहा कि तो प्रधानमंत्री का नाम प्रधान का नाम ले लिया उन्होंने कि मैंने मोदी से कहा कि अगर नहीं बंद करोगे तो मैं डील खत्म कर दूंगा, ये कहा है। अब एक तरीके से अपनी उसी बात को प्रमाणित करते हुए ये बता रहे हैं कि अब हमने एक डील कर ली है। चूंकि हमने डील का वास्ता देकर सीज फायर कराया, तो अब हम भारत के साथ एक बड़ी व्यापारिक डील करने जा रहे हैं। लेकिन भारत सरकार इस पूरे मामले में खामोश है। वो नहीं इस बात को बता रही है देश को कि क्या डील हुई है और कौन सी डील की बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जिसके एवज में उन्होंने सीज फायर करवाया, जो उनका बार बार दावा है, और भारत सरकार उस दावे को खारिज नहीं कर पा रही है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से संविधान को लेकर एक बार फिर घिर गई है सरकार, वो उसके लिए अब एक मुसीबत भरा कदम हो सकता है। दत्तात्रेय होसबोले का ये बयान कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हटाने के लिए चर्चा होनी चाहिए। क्या होता है इस पर और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, इन पर रहेंगी हमारी नजरें। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति।